Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बिजनेस सर्विसेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि आज हम करने क्या वाले हैं, कौन कौन सी टॉपिक हम अपने लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे गुड्स का मीनिंग क्या होता है, सर्विसेज किसे कहते हैं, बिजनेस सर्विसेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उसकी नेचर क्या है, किसे कहते हैं, कितने टाइप्स की होती है। और बिजनेस सर्विसेज में ही हम एक टाइप लेकर चलेंगे, दैट इज़ बैंकिंग। तो हम जानेंगे बैंक के बारे में कि बैंक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हैं और उन बैंकों की फंक्शनिंग क्या होती है। और साथ ही साथ हम ई बैंकिंग के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, क्योंकि ई बैंकिंग तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोविड का टाइम है ना, तो बैंक आप आ जा नहीं सकते ईज़िली, रिस्की रहता है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो है हम अपना टेलीफोनिकली ही अपना बैंकिंग का काम निपटा लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आगे चलने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो सर्विसेज होती हैं या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो अपनी आप लाइफ में देखते रहते हो, बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में आप बहुत देखते हो, कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी की होगी। अब मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ, उन फोटोग्राफ्स को आप देखिए और उसमें समझिए साथ साथ। देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, लाइक यहाँ पे पहली पिक्चर में जो है वो बर्गर परचेज़ करने के लिए एक पर्सन जा रहा है कि आप मार्केट से बर्गर परचेज़ करते हैं। साथ ही जो दूसरी पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि एक पर्सन बर्गर खा रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग एक्टिविटीज़ है कि वो रेस्टोरेंट में बैठ के बर्गर खा रहा है, वो वहाँ पे बर्गर परचेज़ कर रहा है। दोनों ही बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, है ना, क्योंकि वो बेच रहा था तो उसने ख़रीदा, वो वहाँ पे रेस्टोरेंट में खिला रहा है तो वो खा रहा है। तो ये उनका क्या है, बिजनेस है। इसी तरह से अगली देखिए, यहाँ पे एक पर्सन जो है वो वीडियो कैसेट या सीडी परचेज़ कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ कि अगर आपने वहाँ से वीडियो कैसेट परचेज़ किया, सीडी परचेज़ की कि आप घर बैठ के आराम से मूवी देख लोगे। दूसरी तरफ क्या है कि आप सिनेमा हॉल में टिकट परचेज़ करके और फिर आप मूवी देख रहे हैं। तो देखना तो यहाँ पे दोनों ही मूवीज़ का है, लेकिन इन दोनों कामों में भी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे हमने एक स्कूल बस परचेज़ की और दूसरी तरफ हमने क्या किया, दूसरी पिक्चर में हमने उसे एक स्कूल को दे दिया लीज़ पर कि वो बच्चों को लेकर आई जाएगी, तो हमने उसे लीज़ पर दे दिया। अब तीनों ही चीज़ों में क्या फ़र्क है, पहला था कि वो बर्गर परचेज़ कर रहा है फिर बर्गर खा रहा है, दूसरे में क्या था, हमारा सीडी परचेज़ कर रहा है, दूसरे में वो मूवी सिनेमा हॉल में देख रहा है ना। तीसरी चीज़ में क्या था कि हमने स्कूल बस परचेज़ की और वहाँ पे आपने लीज़ पर दे दी। यहाँ पे डिफरेंस क्या है बच्चों कि हर एक जगह में एक पर्सन जो है वो परचेज़ कर रहा है, उसको कोई आइटम मिल रही है ना, कि और दूसरे में क्या है कि वो सर्विस को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे कि देखिए, दोबारा से मैं इनको एक नज़र डलवा रही हूँ आपके पास। देखिए यहाँ पे उसने बर्गर परचेज़ किया तो उसके पास बर्गर आ गया, उसके पास चीज़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे उसने बर्गर खाया, ये एक सर्विस एक्सपीरियंस कर रहा है। इसमें उसने वीडियो परचेज़ की या सीडी परचेज़ की है तो उसके पास वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे उसने मूवी देखी है, वो क्या कर रहा है, एक सर्विस एक्सपीरियंस कर रहा है। तीसरे में उसने स्कूल बस ली तो उसके पास एक आइटम आ गई परचेज़ करके, जबकि उसने लीज़ पर दी तो वहाँ पर एक सर्विस दे रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे अब फ़र्क क्या है, मतलब यहाँ एक गुड्स है, एक सर्विसेज है। तो आइए चलिए हम अपना जो देखते हैं इसमें कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो तरीके से हमारी होती हैं, कि एक तो गुड्स में और एक दूसरी सर्विसेज में। अब जो गुड्स है वो क्या है हमारी, देखिए गुड्स जो होती हैं वो टेंजिबल होती हैं, विच वी कैन बी टच, जिनको हम छू सकते हैं, जिनकी फिज़िकल प्रेजेंस होती है, दैट इज़
गुड्स। जैसे कि अगर कोई एक फर्नीचर का व्यापारी है, वो फर्नीचर में डील करता है, फर्नीचर बेचता है, तो फर्नीचर आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना, उसकी फिजिकल प्रेजेंस होती है। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, कपड़ा हो गया, कोई भी फूड आइटम हो गई, कुछ भी है, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हो। आप उस चीज़ को भी कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो, साथ ही साथ आप उसकी ऑनरशिप भी दे सकते हो। ठीक है, आपने कार परचेज़ करी तो आपको कार भी मिलेगी और उसके कागज़ भी मिलेंगे कि भाई हाँ, ये सारा का सारा अब आपका हो गया है ना। ये इसको करने से जो पर्पज़ है वो गुड्स का क्या है कि जब हम एक दूसरे को सामान बेचते हैं या गुड्स बेचते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं जो हमारा कंज्यूमर है या कस्टमर है, हम उसको उसकी यूटिलिटी देना चाहते हैं जिससे कि वो सेटिस्फाई हो सके। तो गुड समझ में आ गया आप लोगों को कि विच कैन बी टच एंड हैव अ फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, चलिए अब आती है बात सर्विसेज की। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज इंटेंजिबल है, जिसे आप देख नहीं सकते। अब जैसे कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप अपना इलाज करवाने के लिए, तो क्या डॉक्टर को, जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया या डॉक्टर ने आपको चेकआउट किया, तो क्या आपको कोई चीज़ मिली तो आपको क्या मिली? डॉक्टर की एडवाइस, सलाह मिली, आपने उससे दवाई ली, वो फ़ायदा आपने उठाया। मीन्स कि जिसको आप नहीं देख सकते। हाँ, आपको यहाँ पे उसका फ़ायदा हुआ, सेटिस्फेक्शन भी वैसे ही मिली जैसे आपको गुड्स में मिली थी, है ना। लेकिन क्या है, ये इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, इसको आप घर नहीं लेके जा सकते। लेके क्या जा सकते हो आप? इसका इफ़ेक्ट लेके जा सकते हो सर्विस का। डॉक्टर से आपने अपना इलाज करवाया, आप ठीक हो गए, मीन्स आप बीमारी से आप ठीक हो गए, वो इफ़ेक्ट आप घर लेके जा रहे हो। जैसे कि फर्स्ट में आपने बर्गर खाया तो आपका पेट भर गया, वो इफ़ेक्ट आप घर लेकर गए। ठीक है, दूसरे में आपने मूवी देखी, आपको अच्छा लगा, आपने अच्छा फील किया, वो आप अपना लेके जा रहे हो, आप मूवी तो उठा के नहीं लेकर गए ना। तो ये हमारी क्या चीज़ें हैं? सर्विसेज हैं। अब सर्विस जो होती है वो 3-4 तरीके की होती हैं। जैसे कि एक बिज़नेस सर्विसेज हो गई, कि जो बिज़नेस के लिए, जो बिज़नेस को हेल्प करती है, व्यावसायिक क्रियाओं के लिए हेल्पफुल है। एक होती है सोशल सर्विसेज, जिसे हम कहते हैं समाज सेवा, तो वो समाज के लिए की जाती हैं। तीसरी होती है पर्सनल सर्विसेज, जैसे कि ये मेड, घर में हम मेड लगा लेते हैं, वो हमारे लिए काम करती है, तो वो उसकी क्या है? पर्सनल सर्विसेज है। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं बिज़नेस की, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना बिज़नेस सर्विसेज के साथ। ठीक है, तो बिज़नेस सर्विसेज हमारी क्या हो गई कि जो बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत हेल्पफुल है, उनके बिना हमारा बिज़नेस नहीं चल सकता। तो आइए अब हम इनकी नेचर की बात करते हैं कि बिज़नेस सर्विसेज की नेचर क्या है। होंगी तो इसमें भी सर्विसेज वाले ही गुण, क्योंकि उसी का टाइप है ये, है ना। तो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स को विच कैन नॉट बी टच एंड नॉट सीन, ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम फील कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, आपने बैंक में रुपया जमा करवाया, तो बैंक आप देख सक रहे हो, लेकिन जो बैंक ने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की कि वो आपका रुपया रख रहा है या वो आपको आपके खाते से आपको रुपया निकाल के दे रहा है, तो उसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, है ना, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो बिजनेस सर्विसेज हमारी क्या है? इंटेंजिबल है। हेट्रोजेनिटी, ये हर एक के लिए अलग अलग हैं। अब जैसे गुड्स होती हैं, आप मार्केट में कोई सामान लेने के लिए चले गए, तो वो सबके लिए एक से होंगे, किसी के लिए अलग तो नहीं होंगे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग होंगी सभी के लिए। अब जैसे आप किसी के साथ बात करते हैं, कोई आपके साथ अच्छे से कर रहा है, अब एक पर्सन है, आप बैंक में जा रहे हैं, मैनेजर आपके साथ अच्छे से बात करता है कस्टमर्स के साथ, तो उसका अपना अलग उसके साथ टर्म्स हैं। किसी के साथ वो रूडली बात करता है, अच्छे से बात नहीं करता है, तो उसके साथ अलग टर्म है। तो मीन्स अब देने वाला जो बैंक है सर्विस, वो दोनों को ही कस्टमर को सेम देगा, लेकिन नहीं, सर्विस है तो यहाँ पे ये क्या है? होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है? हेट्रोजेनिटी है, अलग अलग है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब डॉक्टर से आपने प्रिस्क्रिप्शन लिया तो आप इसको कोई किसी और को दे दोगे क्या? नहीं, आप बीमार थे तो आपकी राय है ना, आपके लिए राय दी है डॉक्टर ने, तो वो आपके ऊपर ही अप्लाई होगी, आप इसको नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। हाँ, गुड्स आप किसी एक दूसरे को दे सकते हो,
लेकिन सर्विस आप एक दूसरे को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, क्योंकि ये आपके पास है ही नहीं कि जिसको आप टच करके और आपने ये सामान है कि भाई पकड़ा दिया। साइमल्टेनिटी, ये क्या चीज़ें हैं कि इनका जब आपको सर्विस दी गई है और कंजम्पशन एक टाइम पे होना है। अब आपने सामान ख़रीदा तो आपने मान लीजिए कि आप ब्रेड लेकर आए, तो आपने उसे ब्रेड रख लिया, फिर बाद में आपने उसको कब जब आपकी इच्छा हुई आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन नहीं, सर्विस तो आपको लगे हाथ ही, मतलब जब आपको मिली है तभी आपको कंज्यूम करनी पड़ेगी। कि अब देखिए कि अब जैसे कि मान लीजिए कि क्या है कि अब डॉक्टर ने आपको चेकअप कर दिया या डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन करना है, तो अब जब तक आप नहीं होंगे तो वो आपका ऑपरेशन कैसे करेगा? नहीं कर सकता ना। मीन्स डॉक्टर ने जो अपना सर्विस देनी है और आपने डोज लेनी है, तो दोनों काम एक साथ होंगे। फिर आता है कस्टमर पार्टिसिपेशन। अब जैसे कि जब आप सर्विस लेते हैं तो इसमें कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। कैसे कि जैसे आप घूमने जाना चाहते हैं, अब आपने ट्रैवलिंग कंपनी के पास अपना बुक करवा दिया कि भाई हम आपकी, जैसे ट्रैवलर बसेस होती है ना कि आप आइए और हम आपको इतनी जगह घुमा कर लेकर आएंगे। अब आपने बुकिंग करा दी, तो ट्रैवलर बस आपको कब लेकर जाएगी, आप कब सर्विस ले सकते हैं? जब तक आप उस बस में बैठोगे नहीं तो वो बस क्या आपको घुमा लेगी? सोचने से तो नहीं घुमाएगी। तो मीन्स कि आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा। एंड द लास्ट इज़ नॉन स्टॉकिंग। आप इसको स्टॉक नहीं कर सकते। गुड्स को आप स्टॉक कर सकते हो, है ना, उनको आप बाद में यूज़ कर सकते हो कि आपने माल बना लिया, फर्नीचर बना लिया, फर्नीचर जब नहीं बिका कोई बात नहीं, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में बिक ही जाएगा, लेकिन सर्विस को नहीं कर सकते आप। अब आपने डॉक्टर से सलाह लेके रख ली, 6 महीने बाद आपकी कैसी तबीयत है कैसी नहीं है, तो आप उसको तब यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। तो जब आपने ली है आपको वो तभी के तभी जो है वो कंज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। चलिए अगला आता है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। कितने प्रकार की है हमारी ये? पहला है बैंकिंग, जो बिजनेस सर्विसेज है। पैसा आपको पता है कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जैसे ब्लड है ना, उसी तरीके से जो बिज़नेस है वहाँ पे पैसा जो है वो एक ब्लड का काम करता है, उसके बिना आप नहीं चल सकते। तो बैंकिंग आपको क्या करता है? ये पैसा लेना देना, कहीं कस्टमर से कलेक्शन करना आपके बिहाफ पे, तो ये सारे काम वो आपको प्रोवाइड करवाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी आपने सुना होगा, बीमा जिसे कहते हैं, जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा। किस लिए होता है? कंपनी कुछ प्रीमियम लेती है, कुछ पैसे लेती है आपसे, और जो आपका रिस्क है वो कंपनी अपने ऊपर ले लेती है। अब लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे जीवन बीमा है, भी आपकी मृत्यु होने का डर है तो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आपको वो पैसे, जो आपके बिहाफ पे पैसे, जो भी आपका नॉमिनी है उसको वो मिल जाते हैं। या जो एक फ़िक्स टाइम है कि उस टाइम नहीं कुछ हो रहा है। या जैसे फायर इंश्योरेंस है कि अग्नि बीमा, हमने अपना माल की करवा लिया, सेफ़ हो गया, कि भगवान ना करे कि कभी आग लग गई, हमारा नुकसान हो गया, तो हमें जो बीमा कंपनी है वो पैसा दे देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो पार्टी है वो क्या करती है कि प्रीमियम के बदले उनका जो जोखिम होता है या रिस्क होता है वो अपने ऊपर ले लेती है। तीसरी चीज़ आती है ट्रांसपोर्ट, यातायात। अब हर जगह तो हर सारा माल अवेलेबल नहीं होता। हम भी कहते हैं सब्जियां हैं, कई जगह से दूर दूर से भी आती हैं, और माल भी है वो भी दूर दूर से आता है ना। किसी जगह का कोई माल फेमस है, किसी जगह का कोई सामान फेमस है, कहीं पे रॉ मटेरियल बहुत सारा है किसी चीज़ का, और कहीं पे ऐसा होता है कि कुछ नहीं है। तो माल कहाँ से काम चलेगा जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस सर्विस है। वेयर हाउसिंग, सारा माल आपका बिका नहीं है। जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि फर्नीचर आपने बना के रख लिया, लेकिन फर्नीचर बिका ही नहीं, तो आप उसे क्या करोगे? संभाल के रख लोगे। आपके पास बहुत सारी गेहूँ आ गई, आपके पास बहुत सारा गेहूँ था, अब ये वो आपका एकदम से बिक नहीं रहा, तो आपने उसको क्या कर लिया? स्टोर कर लिया बड़े बड़े गोडाउन्स में। दैट इज़ वेयर हाउसिंग। फिर नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स एक दूसरे से एक्सचेंज करना, है ना।
फैक्ट्स, आइडियाज़, थॉट्स, कुछ भी हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन समझ आना चाहिए, जो सामने वाला आपको कह रहा है वही आपको समझ में आना चाहिए, तभी गुड कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे मैं आपको कुछ कह रही हूँ, अगर वही आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाहती हूँ, तब गुड कम्युनिकेशन है। अगर जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा, इट मीन्स वो बैड कम्युनिकेशन है। तो बिज़नेस सर्विसेज में भी तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप माल बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो भी आपको ज़रूरत है। माल बनवा रहे हो, आपने अपने एम्प्लॉयज़ से बात करनी है, तो भी आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है ना। तो ये तो थे बच्चों हमारे बिजनेस सर्विसेज के टाइप्स। लेकिन अब इन चीज़ों पर अलग अलग अब हमें डिटेल में बात करनी है। तो आज हमारा जो मेन अब उसमें रहेगा, वो हम सिर्फ और सिर्फ बात किसके बारे में करेंगे? बैंकिंग के बारे में। चलिए, बैंकिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? बैंक ही तो वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना सर्विसेज आपको। अब ये जो बैंक वर्ड आया था, तो ये कहाँ से आया? ये एक टर्म थी जिसे हम बैंची वगैरह कह देते थे। पुराने ज़माने में कहते हैं कि जो इटली में लोग होते थे ना, व्यापारी वगैरह, वो क्या करते थे, जो मनी एक्सचेंज करने का काम करते थे कि एक दूसरे को रुपया देना, उधार में करना, तो वो लोग एक टेबल पे बैठ के यूजली ये पेमेंट्स वगैरह करते थे, जिसे हम बैंची कहते थे। तो इसी से क्या नाम पड़ गया उसका, बैंची, बंचेरी, बैंकी, जिसे भी कुछ भी कह देते थे, है ना। तो वो नाम धीरे धीरे मोल्ड होके क्या बन गया? वो बैंक बन गया। जबकि कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि जो बैंक वर्ड है वो ग्रीक से आया है। ग्रीक में एक वर्ड है बैंक, उसकी स्पेलिंग है BANQUE, लेकिन हमारे यहाँ इसका क्या है? बैंक। ठीक है। तो बैंक एक किस्म से हम बैंक को अब क्या कह सकते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो गुड्स में डील करता है ना, कि फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर में डील करेगा, कपड़े का व्यापारी कपड़े में डील करेगा। उसी तरह से जो बैंक होता है वो किस में डील करता है? पैसे में, मनी में। जैसे आप फर्नीचर की खरीद बेच करते हो, वो अपना पैसा खरीद बेच तोड़ना है, वो हमें पैसा उधार दे रहा है, हमारा पैसा अपने पास जमा के रूप में स्वीकार कर रहा है ना। तो ये काम जो है वो बैंक करता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन करते हैं अब हम। देखो बच्चों, जब कोई चीज़ होती है ना, तो उससे रिलेटेड उससे एक्ट भी कई बार बन जाते हैं। तो यहाँ पे अब जो एक्ट आता है इसका, अब इसमें क्या हुआ कि एक एक्ट बनाया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बना था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो उसमें इसकी एक डेफिनेशन दी गई है, दैट इज़ क्या है? बैंकिंग इज़ द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft and order or otherwise। वो क्या कहते हैं कि जो बैंकिंग है ना, जो बैंक है वो किस चीज़ का व्यापार करता है? वो पैसे का, कि वो आपसे पैसा जमा करता है ताकि वो उसको उधार में दे सके, उसको इन्वेस्ट कर सके, और जब आप मांगोगे वो आपको पैसा आपका वापस भी कर देगा। अब वो आपने जो पैसा मांगा वो आप चेक से भी मांग सकते हो, ड्राफ्ट भी ले सकते हो, कोई पे ऑर्डर वगैरह भी कर सकते हो। तो ये सारा काम क्या है? हमारी बैंकिंग है। और अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में कहना चाहें बच्चों, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, कि जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, जिसको हम किसके थ्रू निकलवा सकते हैं? चेक के थ्रू, withdrawal by check and give loans and advances for the purpose of earning profit। अब क्योंकि बैंक का भी तो ये काम है ना, तो वो भी क्या करना चाहता है? प्रॉफिट्स अर्न करना चाहता है, और इसीलिए वो अपने जो लोन्स वगैरह हैं, एडवांस वगैरह है, वो भी देता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया बैंक क्या होता है। चलिए आइए अब हम करते हैं इसके टाइप्स। बच्चों, टाइप्स ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक, देयर आर 4 टाइप्स। आगे इनके सब टाइप्स तो काफ़ी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं वाणिज्यिक बैंक, ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं कि जो हमने पैसा लेना देना है वो सारा का सारा ये करते हैं। 2 तरीके के होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं बच्चों
कि जिन पे सरकार का है अधिकार, जैसे कि ये SBI वगैरह है ना, ये बैंक जो है हमारे क्या हैं, सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक जिनको हम कह सकते हैं। दूसरे होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिन पर निजी लोगों का, प्राइवेट लोगों का इस पर ऑनरशिप होती है, जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये सारे के सारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक है। मतलब कमर्शियल बैंक की मेन फीचर क्या है कि ये आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट भी कर रहे हैं, आपको कोई लोन वगैरह भी दे रहे हैं, है ना, सारे काम ये चीज़ों के करते हैं। और इसमें फिर आता है नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक। जो कमर्शियल बैंक हैं बच्चों, वो बनते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग अभी हमने अपनी डेफिनेशन भी की थी। लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट की तरफ से बनते हैं। आपको ध्यान होगा, अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किया था, उसमें क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर उनका रजिस्ट्रेशन होना था। कुछ लोग अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना लेते हैं, किस लिए बनाते हैं, ताकि वो अपने मेंबर्स को सस्ती दरों पे और अच्छा माल दिलवा सकें। तो कोऑपरेटिव बैंक का भी एक यही मकसद है कि जो उसके मेंबर्स हैं वो उनको सही सस्ते रेटों में, सस्ती दरों पे जो है वो ऋण उपलब्ध करवा सके। ठीक है। तीसरी टाइप अब कौन सी आ जाती है, स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक में बहुत सारे हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल बैंक हो गए, कोई फॉरेन वाले एक्सचेंज वाले बैंक हो गए। तो मतलब अलग अलग, ये स्पेशली नीड के अकॉर्डिंग है, जैसी आपकी स्पेशल नीड है उसके अकॉर्डिंग जो ये बैंक हैं वो बनाए जाते हैं। फिर आता है सेंट्रल बैंक, जिसे हम एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि एपेक्स बैंक भी कह सकते हैं, जो सारे के सारे जो बैंकिंग है उनकी जो जितनी भी क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको रेगुलेट करता है, सारा कंट्रोल करता है। तो ये एक देश में एक ही बैंक होता है, और हमारे इंडिया का कौन सा है, ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो अलग है, लेकिन जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारा क्या है, वो हमारा सेंट्रल बैंक है। ठीक है। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं हमारे कमर्शियल बैंक की तरफ, कि कमर्शियल बैंक जो मेन है उसके फंक्शंस को अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम हमारा इसमें क्या होता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं ये लोग। डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए आप अलग अलग टाइप के अकाउंट्स खुलवा सकते हैं इसमें, जैसे कि करंट अकाउंट एक नॉर्मल अकाउंट है, आप जब चाहे उसमें पैसा जमा करा दें, जब चाहे आप पैसा निकलवा लें उसमें से, आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक की टाइम है आप उसमें आराम से कर सकते हैं, जितना पैसा आपका जमा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कभी भी अपना निकलवा सकते हैं। फिर आते हैं सेविंग अकाउंट, सेविंग पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका पैसा जमा है तो इसमें कुछ थोड़ी सी रेट्स पर वो आपको ब्याज भी देता है बैंक, तो आपको ये सेविंग को प्रमोट करता है। तीसरा आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है, जिसे आप बोलते हैं ना FD करा रखी है, ये वही है। फिक्स्ड डिपॉजिट होता है कि एक टाइम पीरियड के लिए, एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। तो अगर आपको मान लीजिए कि साल, 2 साल, 5 साल, जितने के लिए आपने अपनी FD करा रखी है, अगर आप उस टाइम से पहले उसको निकलवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको लेनी पड़ती है। सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है कंपैरेटिवली फिक्स्ड डिपॉजिट के कम होती है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट क्योंकि लंबे टाइम के लिए है तो इसमें जो बैंक है वो आपको एक अच्छी रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। अब आप कई बार सुनते होंगे MOD है हमारा अकाउंट, तो अब वो MOD क्या चीज़ है, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, कि मतलब अगर आप उसमें MOD करवा देते हो, कई ऑप्शंस मिल जाती हैं आपको कि आपके पास अगर बैंक में बैलेंस पड़ा ही है, आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, तो फॉर द मतलब आप बता दोगे बैंक को कि 15 दिन बाद, महीने बाद अगर हमने पैसा यूज़ नहीं किया तो उसको हमारा FD में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो हमारा क्या है, MOD आ जाता है। फिर अगला आता है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। ये आपको लोन भी देता है। लोन कैसे, जैसे कि आपको कैश दे दिया, ओवरड्राफ्ट दे दिया। अब ओवरड्राफ्ट क्या है, अब देखिए मान लीजिए कि आपके बैंक में 50,000 रुपये जमा है या आपके लाख रुपए जमा है, अब आपको चाहिए 1.25 लाख। अब आप बैंक से कितने निकलवा सकते हो, लाख रुपए निकलवा सकते हो, क्योंकि जब आपके पास लाख रुपए हैं। लेकिन नहीं, अगर आपकी गुडविल अच्छी है बैंक की नज़र में, आपका अच्छा ट्रांजैक्शन होता रहता है, तो बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि जितने पैसे आपके बैंक में जमा नहीं भी है ना,
बैंक उससे ज़्यादा आपको पैसे दे रहा है। मान लीजिए कि आपको लाख रुपए आपके थे, लेकिन आपको 1.25 लाख चाहिए, तो अगर आपने बैंक ने अगर आपकी लिमिट बना रखी है, तो बैंक आपको लाख के बदले कितने दे रहा है, 1.25 लाख दे रहा है, और उसके बदले वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा और फिर कुछ दिनों में आपको पैसा वापस करना हो जाता है। दैट इज़ ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे कह देते हैं। एक होता है टर्म लोन, कि टाइम पीरियड के लिए आपने क्या किया, लोन दे दिया, ठीक है, जितने टाइम के लिए है, साल 2 साल के लिए, जैसा भी है। एक होता है डिमांड लोन, कि हमने लोन दे दिया, जब डिमांड की जाएगी तो हमें वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला काम क्या था इसका, डिपॉजिट्स भी लेता है हमसे, जमा स्वीकार करता है, हमें लोन भी दे देता है। तीसरी फैसिलिटी क्या करते हैं, चेक फैसिलिटी, हमें चेक दे देते हैं। चेक 2 तरीके के होते हैं, बियरर चेक और क्रॉस चेक। बियरर चेक होता है जिसके पर किसी का नाम वगैरह कुछ नहीं मेंशन होता, जिसके पास चेक है अपना चेक दिया और आपके पास पैसा हो गया। लेकिन क्रॉस चेक ये आजकल ज़्यादा ट्रेंड में नहीं चलते, क्योंकि हर किसी को अपना पैसा सेफ है करना होता है। लेकिन क्रॉस चेक में क्या होता है कि उस पर पूरा पर्टिकुलर नाम लिखा होगा, क्रॉस 2 लाइनें आपको कॉलम जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में 2 लाइनें जो होती है टॉप कॉर्नर पे लगाई जाती हैं, ताकि जिसका वो है वो सिर्फ वही पर्सन उसको निकलवा सकता है और कोई नहीं निकलवा सकता उसको। अगली फैसिलिटी वो देते हैं रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड्स में क्या कर सकते हैं कि पैसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो थ्रू बैंक। जैसे आपने बैंक ड्राफ्ट दे दिया कि आपका बैंक में पैसा था, आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया, आपने वो दे दिया। जैसे आप कई बार फीस वगैरह भरना चाहोगे तो होता है ना कि कई एग्ज़ाम्स की कि आपको बैंक ड्राफ्ट लगाना पड़ता है, तो अब वहाँ जब आपने बैंक ड्राफ्ट भेज दिया तो वो पैसा वो बैंक ड्राफ्ट जमा कराएंगे और वो पैसा निकाल लेते हैं। ऐसे ही पे ऑर्डर होता है, पे ऑर्डर में भी इसी तरीके का काम हो सकता है। द लास्ट इज़ अलाइड सर्विसेज। ऐसा नहीं कि बस ये इतनी ही सर्विसेज देता है, सर्विसेज तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्योंकि इतना हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ थोड़ा सा मैं मेन आप लोगों को बता रही हूँ कि अलाइड सर्विसेज जैसे सहायक और चीज़ें भी देता है। जैसे आप बैंक में अपना लॉकर खोल सकते हैं, लॉकर में अपना आप सामान रख सकते हो, तो उसका भी फ़ायदा हो जाता है ना, तो उसके लिए आपसे थोड़ा सा वो चार्ज करता है, लेकिन वो आपको फैसिलिटी भी देता है। तो ये थे हमारे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। तो चलिए बच्चों, आगे अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ई बैंकिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी हम इसको कहते हैं। आज देख रहे हैं आप कि कंप्यूटर का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है ना, इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके की ये महामारी फैली हुई है, कोरोना फैला हुआ है, तो उसमें तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो आज हम बात किसकी कर रहे हैं, ई बैंकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी। इसके कई नाम हैं, ई बैंकिंग कह सकते हैं, वर्चुअल बैंकिंग कह सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कह सकते हैं, या फिर इंटरनेट बैंकिंग भी कह सकते हैं। होता क्या है इसमें, कुछ नहीं खास है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, जिसमें भी नेटवर्क के जरिए आप अपने जो भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या फ़र्क हो जाता है, वैसे तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, एक फ़िक्स टाइम होता है कि आप उसी टाइम में जाकर अपना पैसा जमा करा सकते हैं या निकलवा सकते हैं। लेकिन ई बैंकिंग ने सारे काम हमारे आसान कर दिए हैं। 24 घंटे में कभी भी कहीं भी बैठकर जो एक कस्टमर है वो अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता है, कोई भी वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, चाहे थ्रू वो कंप्यूटर कर सकता है या फिर वो मोबाइल के थ्रू कर सकता है, उसे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। चलिए अब हम बात करेंगे ई बैंकिंग सर्विसेज की, क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू आपका सारा काम हो रहा है तो काम भी जल्दी है, कॉस्ट भी कम आती है ना, टाइम की सेविंग हो गया, कॉस्ट पैसे की भी सेविंग है, हर चीज़ का फ़ायदा है। तो ई बैंकिंग जो है हमारी बहुत तरीके की सर्विसेज देता है। सबसे पहली है EFT। EFT की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू ही है। इसमें भी पैसा आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से एक खाते से आप दूसरे खाते में जमा करवा सकते हैं। अब इसमें ज़्यादातर कौन सी होती हैं, जैसे कि डायरेक्ट डेबिट्स वगैरह की, सीधे ही आपके जो टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह है, ये हो जाते हैं। क्रेडिट्स भी हो जाते हैं डायरेक्ट, कि जैसे अगर आपके पास शेयर्स हैं तो डिविडेंड आपके पास आ जाएगा,
डिबेंचर अगर आपके पास है तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे काम आप इसमें आराम से कर सकते हैं। और सबसे मेन फ़ायदा यही होता है इन चीज़ों का, ई बैंकिंग का, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का, कि 24 घंटे में आप कभी भी कहीं से भी बैठे हुए कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि बैंक को भी फ़ायदा है और कस्टमर को भी फ़ायदा है। अगली जो हमारी आती है सर्विस, दैट इज़ एटीएम। एटीएम तो नाम सबने बहुत सुना है और आप यूज़ भी बखूबी करते होंगे, लेकिन इसकी फुल फॉर्म अक्सर बच्चों को नहीं पता है। तो फुल फॉर्म इसकी क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये भी कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिकल टर्मिनल है जो लोगों को अलाउ करता है कि आप इसमें 24 घंटे में कहीं से भी कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं और डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। आपको कोई ह्यूमन टेलर की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिंपल आराम से आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है एक, कि इट रेफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल दैट अलाउज पीपल विथ प्लास्टिक कार्ड। आपके पास क्या तो कार्ड होगा जैसे कि डेबिट कार्ड वगैरह, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई पिन वगैरह है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं टू परफॉर्म सिंपल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स 24 आवर्स ए डे विदाउट द हेल्प ऑफ ए ह्यूमन टेलर। वहाँ पे आपको किसी की ज़रूरत नहीं है हेल्प की। तो अब इसकी सहायता से क्या हो गया है कि जो एक इंसान जो काम करता था, बहुत टाइम लेता था, उसको ये मशीन जो है बहुत कम टाइम में कर देती है। एक किस्म से 1/4 टाइम ये जो लेती है उसके बदले में। तो ये भी हमारे को फ़ायदा हो गया कि हम कभी भी किसी भी टाइम पैसा निकलवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हमारा क्या है? इट रेफर्स टू ए प्लास्टिक कार्ड। ये एक प्लास्टिक का कार्ड होता है दैट अलाउज द बैंक टू टेक मनी फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट एंड ट्रांसफ़र इट टू ए सेलर्स अकाउंट। इसमें क्या करते हैं कि जो बैंक है इसमें वो कस्टमर के अकाउंट से पैसा ले लेता है और सेलर के पास भेज देता है। इसकी सहायता से जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी आप कर सकते हैं। पर इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपके पास अकाउंट में पैसा होना चाहिए, तभी आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। और उस डेबिट कार्ड पे जैसा कि आप यहाँ एक सैम्पल भी देख रहे हो कि इसमें एक चिप लाइक होता है, एक नंबर होता है, आपका नेम होगा, कब इशू हुआ और कब इसकी एक्सपायरी होगी। देखिए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में ये भी बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि आपको अगर कहीं आना जाना है, आपको रुपया लेकर जाना है, तो वो रिस्की रहता है। रास्ते में चोरी का भी डर रहता है, गिरने का भी डर रहता है। लेकिन अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो ऐसा कोई आपको डर नहीं रहता। आप बड़े ईज़िली कहीं भी आ जा सकते हैं और आपके पास रुपए भी हैं और सेफ भी है, क्योंकि जस्ट आपको एक कार्ड संभालना है। जैसा एक डेबिट कार्ड होता है बच्चों, वैसा ही एक क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है। अब जो क्रेडिट कार्ड है ये भी एक प्लास्टिक का कार्ड है, डेबिट कार्ड की तरह ही दिखाई दे रहा है। एंड इट रेफर्स टू प्लास्टिक कार्ड दैट अलाउज द कस्टमर टू बाय नाउ एंड पे बैक द लोन अमाउंट टू बैंक एट अ फ्यूचर डेट। उसमें क्या था? डेबिट कार्ड में पैसा ऑलरेडी आपके अकाउंट में था तो आपको डेबिट कार्ड इशू किया गया था। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं है, एक किस्म से लोन दे रहा है। आपके पास पैसा नहीं है, जिसे बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन आ जाती है ना, कि आपके खाते में पैसा नहीं होता लेकिन बैंक आपको फैसिलिटी दे देता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुडविल, कि आपकी गुडविल अगर अच्छी है तो वो आपको दे देता है कि आपके खाते में पैसा ना होते हुए भी आप वहाँ से ज़्यादा इशू करा सकते हैं, बैंक से पैसा ले सकते हैं। सेम लाइक ऐसे ही ऐसा होता है इसमें भी, क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा ही है कि अब आपने पैसा खर्च कर लिया और आपको इन फ्यूचर जो है वो बैंक को वापस देना होता है। तो ये क्या है? हमारा क्रेडिट कार्ड। और इसमें भी एक चिप लगी है, इसका भी एक नंबर होता है, किस डेट को इशू हो और किस डेट तक के लिए वैलिड है, ये सारा का सारा होता है। जो कार्ड होल्डर है उसका नाम भी इसमें स्पेशल मेंशन होता है। फिर आती है टैली बैंकिंग। टैली बैंकिंग भी ऐसा ही है कि आप टेलीफोन पे अपना बैलेंस पता कर सकते हैं आप फ़ोन करके, और फ़ोन करके ही जो आप अपनी ट्रांजैक्शन है वो भी कर सकते हैं। चलिए, और लास्ट इनमें सर्विसेज में हम जो करने वाले हैं वो क्या हैं? नेफ्ट एंड आरटीजीएस। नेफ्ट क्या है?
नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है बच्चों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। जैसा इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र था, ये क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। और दूसरा है हमारे पास आरटीजीएस। आरटीजीएस को हम कह सकते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। लेकिन यहाँ पे इनमें फ़र्क क्या है? ये भी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं कि आप एक जगह हैं और आप दूसरी जगह जो है वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, है ना? तो आपको कहीं लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक के थ्रू ही आपका पैसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया है। रास्ते का कोई रिस्क नहीं है आपके पास, कोई चोरी का डर नहीं है और मिनटों में ही आपकी कुछ जो ये ट्रांजैक्शन है वो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो आरटीजीएस है उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट होता है कि कम से कम वो 2 लाख रुपए होंगे तो ही आपका आरटीजीएस होगा। लेकिन जब आप नेफ्ट करवाते हैं तो नेफ्ट के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नेफ्ट में क्या है कि आप इनमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बैचेस में निपटाई जाती हैं, कि मतलब टाइम फिक्स हो जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक होगा और 11 बार जैसे एक दिन में निपटाया जाएगा। तो जब तक अगर जो टाइम उनके फिक्स हैं तो अगर कोई बीच में ट्रांजैक्शन आई तो उसको रोक लिया जाएगा कि 5-7 ट्रांजैक्शंस इकट्ठी होंगी, जब उस टाइम तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इकट्ठी होंगी। जबकि आरटीजीएस जो होता है ना उसमें ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आती जाती है आपका इमीडिएटली वो हो जाता है। एक बैंक क्या करता है आरटीजीएस में, दूसरे बैंक को संदेश भेज देता है, मैसेज भेज देता है कि भाई इतना पैसा ट्रांसफ़र होना है, और जब उसके पास दूसरे बैंक के पास वो मैसेज कन्वे हो जाता है तो उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उस अकाउंट में जो पैसा वो जमा हो जाता है। तो ये बहुत इजी रहता है। लेकिन हाँ, चाहे नेफ्ट है चाहे आरटीजीएस है, इसके लिए बैंक फ़ीस ज़रूर लेता है। जो भी उसके फ़ीस के चार्जेस होते हैं कि इतने लाख रुपए का अगर आप नेफ्ट कराते हैं तो इतनी फ़ीस लगेगी, या इतने लाख रुपए का अगर आप आरटीजीएस कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फ़ीस लग जाती है। लेकिन फ़ीस लगने के बावजूद भी काम आपका सेफ़ भी रहता है और फ़ायदा भी रहता है। तो देखा बच्चों आपने कि जो ई बैंकिंग है उससे हम घर बैठे ही कितना सारा काम कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं, कॉस्ट हमारी कम लगती है, टाइम हमारा सेव हो जाता है और रास्ते का भी डर नहीं रहता। बैंक को भी अच्छा लग रहा है, कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद है, और अगर हम बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए भी फ़ायदेमंद है। आज के दिन हम हर कोई चाहता है कि हम थोड़े से टाइम में बहुत सारा काम कर लें। तो उन चीज़ों को देखते हुए अगर हम ई बैंकिंग कहें तो ये बहुत अच्छा है। तो बच्चों, आई होप कि आज के सेशन में आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि बिज़नेस सर्विसेज में बैंकिंग की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या इसके फ़ायदे हैं और किसे आप कहते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।